एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं पीजीटी होम साइंस के फिजियोलॉजी पार्ट से ब्लड एंड लिव के बारे में। हम लोगों ने ब्लड कंप्लीट कर लिया है अपनी प्रीवियस वीडियोस में और ये हमारी पार्ट 8 वीडियो है ब्लड एंड लिव के टॉपिक पर। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट है जिसको हम डिस्कस करेंगे, जो है लिम्फ को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसको जो लिम्फ है उसको हिंदी में हम पंचा भी कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। उससे पहले यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन छोड़ रही हूँ जिसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करेंगे कि आपने प्लाज्मा देखा होगा, पढ़ा है हम लोगों ने प्लाज्मा क्या होता है। तो प्लाज्मा का निर्माण हमारी बॉडी में तो होता ही है, साथ में ही इसको हम सिंथेटिक या फिर कहें कृत्रिम रूप से भी इसको हम निर्माण कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जो प्लाज्मा बनाने की प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं? सही कमेंट को मैं पिन करूंगी और जिसका सही आंसर होगा उन सभी को पिन किया जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, नहीं पता है तो आप सर्च करके बताएंगे। और तब भी आपको आंसर नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, तब मैं आपको आंसर बता दूंगी। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है सो दैट आप थोड़ा सर्च करें, थोड़ा सा आप अपने आप को भी एक्टिव रखें एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम आपका कुछ ही टाइम में आएगा और उसके लिए आपको खुद से भी एक्टिव रहना होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं लिम्फ को, जिसे हम लसिका तंत्र भी कहते हैं या फिर लिम्फेटिक सिस्टम भी कहते हैं। हमारा जो लिम्फ है, मतलब मनुष्य जो हैं वो सभी कशेर या फिर जो भी सभी कशेरुकी होते हैं उनमें रुधिर परिसंचरण के अतिरिक्त एक और तरल परिसंचरण तंत्र होता है जिसे हम लसिका परिसंचरण तंत्र कहते हैं। देखिए बहुत क्लियरली है यहाँ पर वर्ड तरल परिसंचरण तंत्र है। एक तो ब्लड होता है तरल और दूसरा लसिका परिसंचरण तंत्र, ये दो तरल होते हैं। तरल को लसिका कहते हैं, जो लिक्विड होता है उसको लसिका या फिर लिम्फ कहते हैं। जिन वाहिनियों में लसिका प्रवाहित होता है, जो भी वाहिनी होती है उनसे जो लसिका प्रवाहित होता है उसे हम लसिका या फिर आश्रय वाहिनियां या फिर लिम्फ वेसल्स या फिर लेक्टल्स कहते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीजें इसकी संरचना में यानी कि इसके स्ट्रक्चर में चाहिए होती हैं, जैसे कि ब्लड के स्ट्रक्चर में भी बहुत सारी चीजें चाहिए थी। तो इसकी संरचना में हमें क्या क्या चाहिए? इसमें हमें चाहिए लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स और लिम्फ ऑर्गन्स। इनको हम आगे डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे किस तरीके से हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिम्फ कैपिलरीज के बारे में। तो ये जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं ये अंगों में पाई जाने वाली पतली नलिकाएं होती हैं। आंत्र सांकुरों में इनकी अंतिम शाखाएं आश्रय वाहिनियां कहलाती हैं। ये आंत्र से वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल का अवशोषण करती हैं। अब देखिए आपको याद क्या रखना है मेन इंपॉर्टेंट, एक तो ये कि पतली नलिकाएं होती हैं जो हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको जो लिम्फ कैपिलरीज में याद रखना है वो है कि ये आंत से वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल का अवशोषण करती हैं। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको लिम्फ कैपिलरीज में लर्न करना है। नेक्स्ट हमारा आता है लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स ये लसिका कोशिकाएं मिलकर लसिका वाहिनियां बनाती हैं। जब जो लसिका कोशिकाएं होती हैं, केशिकाएं यानी कि लिम्फ कैपिलरीज जब मिल जाती हैं तो ये आपकी लिम्फ वेसल्स बनाती हैं। ये संरचना रक्त शिराओं के समान होती है। जो हमारी ब्लड वेसल्स थी, ब्लड वेसल्स की जैसी होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ब्लड वेसल जैसी ही कौन सी वेसल्स होती हैं? तो आप बताएंगे लिम्फ वेसल्स आर सेम एज ब्लड वेसल्स। तो आपको ये याद रखना है, दोनों में सिमिलैरिटी होती है। ये लसिकाएं वाहिनियां अंत में बाईं वक्षीय लसिका वाहिनी यानी कि लेफ्ट थोरैटिक लिम्फ डक्ट एंड राइट थोरैटिक लिम्फ डक्ट में आगे जाके ये अग्र महाशिराओं में खुल जाती हैं। तो आपको यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि रक्त में जो ये इनकी जो रचना होती है लिम्फ वेसल्स की, उनकी ब्लड वेसल जैसी संरचना होती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट के बारे में, जो है आपका लिम्फ नोड्स के बारे में, जिन्हें लसिका गांठें कहते हैं हिंदी में। ये आंत जो होती है हमारी, आंत से सबम्यूकोसा के पेयर के चकत्ते भी लसिका गांठें हैं। जो हमारी बॉडी में आंत्र में सबम्यूकोसा में पेयर के चकत्ते होते हैं, पैचेस होते हैं पेयर के, वो हमारी लसिका गांठें
वो भी लसिका गांठें होती हैं, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद हमारा 4th पॉइंट आता है लिम्फ ऑर्गन्स। लिम्फ ऑर्गन्स यानी कि लसिका अंग, ये आपके प्लीहा, थायराइड ग्रंथि, टॉन्सिल आदि लसिका के अंग हैं। कौन कौन से लसिका के अंग है? प्लीहा है, दूसरा आपका थायराइड ग्लैंड है और तीसरे आपके टॉन्सिल्स हैं। ये आपके लिम्फ ऑर्गन्स होते हैं। और लिम्फ ऑर्गन लिम्फोसाइट का निर्माण करके लसिका को मुक्त कर देते हैं। ये लसिका को छानकर साफ करते हैं। इसमें आपकी प्रतिरक्षी की संश्लेषण होता है, मतलब इसमें जो आपकी एंटीबॉडीज होती हैं उनका सिंथेसिस होता है और ये जीवाणु तथा हानिकारक पदार्थों का भक्षण कर नष्ट कर देती हैं। जितने भी आपकी प्रतिरक्षी का काम कर रहे हैं, ये आपके बॉडी को बचाने का काम कर रहे हैं, तो जितने भी हार्मफुल आपके पदार्थ होते हैं उनको किल कर देती हैं, उनको मार देती हैं। तो इस तरीके से मेन आपकी जो लसिका की संरचना है, स्ट्रक्चर है, उसमें मेन 4 कंपोनेंट्स होते हैं। उनमें से क्या मेन पॉइंट था वो भी हमने देख लिया। अब देखते हैं इसके कॉम्पोजिशन के बारे में। पहले हमने देखा स्ट्रक्चर के बारे में, अब हम देख रहे हैं इसके कॉम्पोजिशन के बारे में। कॉम्पोजिशन यानी कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। लसिका वास्तव में एक छना हुआ रुधिर होता है, मतलब एक तरीके से इसमें जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल छनी हुई होती हैं, क्लियर होती हैं। इसमें WBCs और प्लाज्मा पाए जाते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि WBCs और प्लाज्मा किस में होते हैं, ब्लड में या फिर लिम्फ में? तो आप बताएंगे लिम्फ में होते हैं। RBCs इसमें बिल्कुल भी नहीं पाए जाते, बिल्कुल पूर्ण अभाव होता है आपका RBCs का इसमें। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है RBCs में लिम्फोसाइट की संख्या सबसे ज्यादा होती है। WBCs में, RBCs में नहीं, RBCs तो प्रेजेंट ही नहीं होते हैं हमारे लिम्फ में, बल्कि जो WBCs होते हैं वो हमारे प्रेजेंट होते हैं। उनमें लिम्फोसाइट्स की संख्या सबसे ज्यादा होती है और लसिका में उत्सर्जी पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होते हैं। जो हमारा वेस्ट होता है वो लिम्फ में ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। लसिका में अविलेय प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से क्या चीज लसिका में ज्यादा होती है। देखिए, अविलेय प्रोटीन है यहाँ पर ज्यादा और उत्सर्जी पदार्थ भी ज्यादा हैं। लसिका में ऑक्सीजन तथा पोषण पदार्थ की मात्रा कम होती है। अब क्या कम है? ऑक्सीजन, O2 क्या होता है हमारा? ऑक्सीजन। और पोषक पदार्थ ये आपके कम पाए जाते हैं। तो आपको मेन पॉइंट सारे ही याद हो गए होंगे और समझ आ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि लसिका तंत्र के कार्य क्या है, फंक्शंस क्या हैं इसके। लसिका अंगों व गांठों में लिम्फोसाइट का परिपक्वन होता है, यानी कि मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, ये काम करते हैं। लसिका अंगों व गांठों में एंटीबॉडीज का निर्माण होता है, जो प्रतिरक्षा तंत्र का मुख्य भाग है। जो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो रहे हैं वो भी इन्हीं के थ्रू हो रहे हैं और हमारी बॉडी को ये सेव करने का काम भी करते हैं। आंत्र में वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल का अवशोषण आपका आश्रय वाहिनियों के द्वारा होता है। तो ये क्या क्या कर रहे हैं काम? अम्ल तथा ग्लिसरॉल का अवशोषण भी कर रहे हैं। तो इसके जो 3 मेन फंक्शंस थे वो भी हमने देख लिए। अब देखिए, आपकी बॉडी में जो आपकी लिम्फ है वो कैसे कैसे होता है। ये आंत्र में उपस्थित क्षारीय वाहिनियां हैं, ये आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से होती हैं। फिर उसके बाद है आपका ग्रीवा लसिका गांठ, एक ये यहाँ होती है। वक्षीय नलिका दाईं अधोजवक नलिका में खुलती है। ये देखिए यहाँ पर ये खुल रही है। तो हमारी बॉडी में डिफरेंट जगह पर डिफरेंट तरीके से होती हैं। यहाँ पर आपको लसिका ग्रंथि दिखेगी, ये वक्षण लसिका गांठ है, यहाँ पर ये वक्षीय लसिका गांठ है, यहाँ पर हृदय का दायां आलिंद है यहाँ। और इस तरीके से इन्होंने बताया है कि वक्षीय नलिका बाईं अधोतृक शिरा में खुलती है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद हम देख लेते हैं बेसिक डिफरेंस क्या है हमारे ब्लड में और लिम्फ में, जो हमने अभी तक इतना सारा पढ़ा है ब्लड के बारे में और लिम्फ के बारे में। तो देखिए, ब्लड जो है उसमें उसका रंग लाल होता है, जबकि लसिका का व्हाइट होता है। इसमें आपके RBCs होती हैं और इसमें WBCs पाई जाती हैं। ये आपके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर करने का काम करता है और ये ट्रांसफर नहीं करता है। इसमें विलेय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक मात्रा में होते हैं, न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक होती है, जबकि इसमें लिम्फोसाइट्स की संख्या ज्यादा होती है और अविलेय प्लाज्मा प्रोटीन ज्यादा होता है। ऑक्सीजन तथा पोषण का ब्लड में अधिक मात्रा में पाया जाता है और इसमें उत्सर्जी पदार्थों की अपेक्षा
मात्रा अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है आपने ये भी देख लिया, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपसे डिफरेंस में भी कुछ आ जाएगा तो भी आप बता पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके पेपर को सॉल्व करने में। यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं, परिसंचरण तंत्र से संबंधित क्या रोग होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम 3 रोगों को देखते हैं कि परिसंचरण के कारण 3 रोग देखने को मिलते हैं। एक तो है आपका हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यानी कि जब आपका ब्लड फ्लक्चुएट करता है और आपकी ब्लड प्रेशर की मात्रा तेजी से बढ़ जाती है बॉडी में, तो वो आपका हाइपरटेंशन होता है। फिर है एथेरोस्क्लेरोसिस एंड थर्ड है हमारा एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। तो ये 3 हमारी परिसंचरण तंत्र संबंधी परेशानियां हैं या फिर रोग हैं जो हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको या तो वीडियो में बता दूंगी या फिर कमेंट सेक्शन में ही क्लियर कर दूंगी। और क्वेश्चन का आंसर देना ना भूलें कि जो मैंने क्वेश्चन आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बिगनिंग में पूछा था कि प्लाज्मा का निर्माण कृत्रिम रूप से भी किया जा सकता है, तो उसको क्या कहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कॉमेंट करें। बाय बाय।